नमस्कार। आज हम एक कहानी है आखिरी सफर की परछाइयां, उसके कुछ हिस्सों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कहानी के वो हिस्से हैं जो हमें एक थोड़ी उलझी हुई सी दुनिया में ले जाते हैं। मतलब जहां प्यार भी है, शक भी है और एक ऐसा अंत है जो कई सवाल छोड़ जाता है। हाँ। तो हमारा मकसद यही है कि इन रिश्तों की परतें खोलें, किरदारों की जो कश्मकश है उसको समझें और वो जो अनसुलझे सवाल हैं उन पर थोड़ा गौर करें। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी की भाग दौड़ और हमारी महत्वाकांक्षाएं और कई बार जो बातें हम कह नहीं पाते वो रिश्तों पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। सही कहा। ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, ये उन हालात की भी कहानी है जो उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से मतलब वापसी मुश्किल हो जाती है। और जैसा आपने कहा, वो जो रहस्य वाला पहलू है वो इसे और भी पेचीदा बना देता है। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है महेंद्र और नेहा के रिश्ते से। 3 साल की शादी और शुरू में सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि लोग उन्हें फिल्मी जोड़ी कहते थे। वो सुबह की चाय साथ पीना, नेहा का महेंद्र की टाई ठीक करना, वो छोटी छोटी बातें। हाँ, एक आइडियल पिक्चर है ना। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सही। और यही शुरुआती तस्वीर बाद के कंट्रास्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। अक्सर ऐसा होता है, जो रिश्ते बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, हाँ, अंदर उतनी ही शायद उलझनें होती हैं। ये शुरू की खुशी एक तरह का बेंचमार्क बन जाता है जिसके सामने हम बाद के तनाव को देखते हैं। सही कहा आपने। क्योंकि बहुत जल्दी ये फिल्मी दुनिया असल जिंदगी की जमीन पर उतर आती है। महेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और काम का दबाव वो बेतहाशा बढ़ जाता है। हाँ, वो टिपिकल कॉर्पोरेट लाइफ। देर रात ऑफिस, वीकेंड में भी काम, थकान, और नतीजा नेहा का अकेलापन वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक स्थायी भाव जैसा। महेंद्र अपनी तरफ से कोशिश करता है समझाने की, वही पुराना तर्क, ये सब हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। पर कहानी साफ दिखाती है कि ये शब्द, ये नेहा के अकेलेपन पर मरहम का काम नहीं करते। ये तर्क खोखला लगने लगता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की रिश्तों की। करियर और रिश्ते के बीच वो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल। महेंद्र का इरादा शायद बुरा ना हो सकता है वो सच में उनके लिए मेहनत कर रहा हो, शायद, लेकिन उसका तरीका, वो नेहा की जो इमोशनल जरूरतें हैं उनसे मैच नहीं कर रहा। वो भविष्य की सुरक्षा दे रहा है, पर नेहा को शायद अभी प्रेजेंट में साथ चाहिए, बात करने वाला कोई चाहिए। हाँ, और यहीं से वो दरार पड़नी शुरू होती है। और उस दरार को भरने के लिए, या शायद चौड़ा करने के लिए, एंट्री होती है ललित की। महेंद्र का ही बचपन का दोस्त। और उसका कैरेक्टर महेंद्र से एकदम अलग, बिल्कुल उलट। मजाकिया, थोड़ा लापरवाह सा, हंसमुख। हाँ, जिंदगी को लाइटली लेने वाला। तो नेहा को उसमें शायद वो मिल जाता है जो महेंद्र में नहीं मिल रहा। एक ऐसा साथी जिससे वो बातें कर लेती है जो महेंद्र से नहीं कर पाती, या करना नहीं चाहती। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट था या कुछ और? ये सवाल उठता है। और धीरे धीरे ये दोस्ती सिर्फ बातों तक नहीं रहती। देर रात के मैसेज, अचानक से कॉफी पे मिलना, हाँ, वो बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं। बिल्कुल, उनके बीच एक अजीब सी नजदीकी पनपने लगती है। दोस्ती की सीमाएं वो धुंधली हो जाती हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो जो इमोशनल वैक्यूम होता है ना, हाँ, वो किसी ना किसी तरह भरने की कोशिश करता ही है। ललित का आना नेहा के लिए शायद, हाँ, उस खालीपन को भरने का एक जरिया बन गया शायद। पर यहाँ एक और बात है, उनका तीसरा दोस्त अमित, हाँ, वो इस बदलाव को देख रहा है। वो ललित को टोकता भी है, चेतावनी देता है। क्या कहता है वो? कुछ ऐसा कि या ये ठीक नहीं लग रहा, महेंद्र तेरा दोस्त है। पर ललित वो शायद मजाक में उड़ा देता है। तो अमित जैसे एक मॉरल कंपस की तरह है यहाँ। वो देख पा रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो खतरे को भांप रहा है, लेकिन शायद उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं है, या शायद वो ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। और अमित की ये जो शुरू की चेतावनी है, ये कहानी के आखिर तक जैसे गूंजती रहती है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाती है कि अक्सर बड़ी ट्रेजेडीज के सिग्नल पहले मिल जाते हैं, पर या तो हम देखते नहीं या नजरअंदाज कर देते हैं, या कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, और अमित का रोल हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि दोस्ती में कहाँ तक दखल देना चाहिए। सही बात है। कब बोलना जरूरी है, कब चुप रहना।
मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब कहानी पहुंचती है तीसरे अध्याय में जी, जहां महेंद्र और नेहा के बीच का तनाव जी, वो खुलकर सामने आ जाता है। हाँ, छुपाने वाली बात नहीं रही। पहले जो बातें शायद मन में थीं, जी, अब वो तीखी बहसों में बदल जाती हैं। यस। नेहा का इल्जाम है तुम कभी घर पर होते ही नहीं, और महेंद्र का डिफेंसिव जवाब, तो क्या काम छोड़ दूं, घर कैसे चलेगा। फिर नेहा का वो दर्द भरा जवाब, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं। ये बातें उनके बीच की खाई को और गहरा कर देती हैं। ये संवाद बहुत असली लगते हैं। इनमें वो कड़वाहट है जो तब आती है जब दोनों को लगता है कि वो अपनी जगह सही है। हाँ, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। महेंद्र प्रैक्टिकल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, नेहा इमोशनल सिक्योरिटी की। दोनों अपनी जगह शायद सही भी हों, पर वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। हाँ, नतीजा टकराव। और फिर वो रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। महेंद्र घर पर है, शायद उस दिन जल्दी आ गया हो, और वो अनजाने में नेहा और ललित को फोन पर बात करते सुन लेता है। अच्छा। दबी हुई आवाजें हैं, बातों में एक सीक्रेसी का भाव है। और बस यहीं पर महेंद्र के मन में वो शक का कांटा चुभता है जो फिर कभी नहीं निकलता। उसे पहली बार लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। ये वो मोमेंट है जहां शक पुख्ता होने लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। उसे शक हो गया है, पर वो नेहा से सीधे कुछ पूछता नहीं है। कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई टकराव नहीं, बल्कि वो चुप हो जाता है, खामोश। उसके व्यवहार में एक ठंडापन आ जाता है, एक दूरी। ये चुप्पी, ये ज्यादा खतरनाक लगती है कभी-कभी, है ना? हाँ, ये साइकोलॉजिकली बड़ा दिलचस्प मोड है। महेंद्र चुप क्यों रहा? कई वजह हो सकती हैं। जैसे? हो सकता है वो और सबूत चाहता हो, या शायद वो सच का सामना करने से डर रहा था कि कहीं उसका शक सही ना निकल जाए। ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो रिश्ते को बचाने की एक आखिरी अजीब सी कोशिश कर रहा हो कि अगर नजरअंदाज करूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। वजह जो भी हो, अक्सर रिश्तों में ये खामोशी, ये शक के जहर को फैलने का और मौका देती है। बिल्कुल। अनकहे सवाल, अनसुलझे शक, ये ज्यादा नुकसान करते हैं। और शायद यही चुप्पी उस आखिरी सफर की जमीन तैयार करती है। चौथा अध्याय, महेंद्र को अहमदाबाद जाना है काम से, रात की ट्रेन है। ओके। स्टेशन जाने से ठीक पहले वो नेहा की आंखों में देखकर कुछ कहता है, शायद रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश। क्या कहता है? वो कहता है, वापस आऊंगा तो सब ठीक करेंगे, हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। इन शब्दों में एक उम्मीद है, एक वादा। ये शब्द बहुत भारी है। इनमें एक पछतावा भी हो सकता है, शायद अपनी निग्लिजेंस का एहसास हो सकता है, या शायद शक के बाद रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने की एक ऑफरिंग थी। पर इसका असर क्या होता है नेहा पर? हाँ, नेहा का रिएक्शन क्या था? वो कुछ नहीं कहती, खामोश। कहानी बताती है कि उसके होंठ कांपते हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। उफ, ये चुप्पी, ये क्या है? अपराध बोध या सुलह की खामोश सहमति? या फिर ये एहसास कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता? हाँ, ये भी। कहानी हमें यहाँ भी अंधेरे में रखती है। और यही चीज टेंशन को और बढ़ाती है। अगर वो कुछ कह देती, हाँ या ना, तो शायद कुछ साफ होता, पर उसकी चुप्पी ने महेंद्र के वादे को जैसे हवा में लटका दिया। स्टेशन पर अमित उसे छोड़ने आता है, वही दोस्त अमित। हाँ। और विदा लेते समय महेंद्र बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए अमित से कहता है, क्या कहता है? अमित, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस आकर तफसील से बताऊंगा। अरे, ये तो एकदम नया एंगल है। हाँ, अमित चौंक जाता है, पूछता है कौन? महेंद्र कहता है, पता नहीं यार, शायद मेरा वहम ही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। अनिश्चितता है उसकी आवाज में। ये शब्द कहानी में रहस्य का एक और दरवाजा खोल देते हैं। क्या महेंद्र सच में किसी खतरे में था? पता नहीं। क्या उसके शक का दायरा सिर्फ नेहा और ललित तक नहीं था, कोई और भी था? या जैसा उसने खुद कहा, ये उसके अपने मन का वहम था, स्ट्रेस और शक से पैदा हुआ। उसे ऐसा क्यों लगा? क्या इसका ललित और नेहा वाले मामले से कोई कनेक्शन था? बहुत सारे सवाल। और इससे पहले कि इन सवालों के जवाब मिल पाते, कुछ ही घंटों बाद रात के लगभग 2 बजे खबर आती है। क्या? ट्रेन का एक भयानक हादसा हो गया है। ओह नो! कई डिब्बे पटरी से उतर गए, दर्जनों मौतें, और उन दर्जनों में एक नाम महेंद्र का भी था। ये भगवान! वो सुलह का वादा,
वो अनकही बातें, वो आखिरी डर, सब अचानक खत्म। कितना कितना ट्रैजिक है ये। हाँ, ये बहुत बहुत ही दुखद है। और महेंद्र के वो आखिरी शब्द, कोई पीछा कर रहा है, वो अमित के दिमाग में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। बिल्कुल। हादसा इसे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो महेंद्र का डर बस एक कोइंसिडेंस था। और अगर ये हादसा नहीं था तो क्या महेंद्र का डर सच था? उसकी मौत ने सवालों को जवाब देने के बजाय और गहरा कर दिया। बिल्कुल। पुलिस, रेलवे, उनकी जांच तो इसे हादसा मानकर फाइल बंद करने की तरफ बढ़ती है। हाँ, ऑफिशियली तो यही होगा। लेकिन अमित के लिए ये सिर्फ हादसा नहीं है। 5वें और 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे वो महेंद्र के उन आखिरी शब्दों के सहारे अपनी एक खुद की इनफॉर्मल जांच शुरू करता है। उसे सच जानना है। हाँ, वो सबसे पहले ललित से मिलता है। पूछता है कि हादसे वाली रात वो कहाँ था, और ललित का जवाब वो चौंकाने वाला भी है और शक को गहरा करने वाला भी। क्या कहता है ललित? वो कहता है, मैं नेहा के घर पर था, वो अकेली थी, घबराई हुई थी, उसे इस हाल में अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। अच्छा, ये सफाई जितनी मासूम लगने की कोशिश करती है उतनी ही संदिग्ध भी लगती है ना? बिल्कुल। ललित का उस रात नेहा के घर होना महेंद्र की गैर मौजूदगी में कई सवाल खड़े करता है। हाँ, क्या ये सच में हमदर्दी थी, या उनके रिश्ते की गहराई का सबूत? हाँ, या फिर कोई बहाना? अमित का शक तो यहाँ और बढ़ गया होगा। जाहिर है। अमित और छानबीन करता है, महेंद्र के फोन रिकॉर्ड्स देखता है। कुछ अजीब कॉल्स हैं, अनजान नंबरों से, टाइमिंग भी अजीब है। फिर वो स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, और एक फुटेज में ट्रेन छूटने से ठीक पहले प्लेटफॉर्म पर एक धुंधली सी परछाई दिखती है। परछाई? हाँ, जिसका डील डॉल ललित से मिलता जुलता लगता है। ये छोटे छोटे टुकड़े एक परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। यहाँ कहानी हमें उस दुनिया में ले जाती है जहाँ सबूत परिस्थितिजन्य होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, कोई भी चीज अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है। फोन कॉल्स का कुछ भी मतलब हो सकता है, फुटेज धुंधला है, पहचान पक्की नहीं, ललित की मौजूदगी की वजह वो कुछ और बता रहा है। सही। ये दिखाता है कि सच तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आपके पास सिर्फ इशारे हों, ठोस सबूत ना हो। इस बीच नेहा से भी पूछताछ होती है। वो तो पूरी तरह टूट चुकी है। स्वाभाविक है। वो रोते हुए मानती है कि हाँ, महेंद्र को उनके और ललित के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। हादसे से पहले उनका झगड़ा भी हुआ था इस बात पर। अच्छा, ये कबूल करती है वो? हाँ, पर वो साथ ही पूरी शिद्दत से कहती है, लेकिन हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इतने नीचे नहीं गिर सकते। अब उसके आंसुओं में, उसके इनकार में कितनी सच्चाई है, ये तय करना मुश्किल है। नेहा का ये बयान मामले को और उलझा देता है। वो रिश्ता मान रही है, झगड़ा मान रही है, लेकिन किसी साजिश से साफ इनकार कर रही है। हाँ, क्या ये सच है, या ये आधा सच बोलकर पूरे सच को छुपाने की कोशिश है? अपराध बोध और खुद को बचाने की कोशिश, ये अक्सर सच्चाई को और धुंधला कर देते हैं। अमित हार नहीं मानता। वो आखिरी बार ललित से मिलता है। इस बार सीधा सवाल, क्या सच बता ललित, उस रात तो स्टेशन पर था। इस सीधे हमले के सामने ललित ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तो मान लेता है। वो नजरें झुका लेता है और धीमी आवाज में कहता है, हाँ मैं था। अरे, लेकिन वो तुरंत सफाई देता है। कहता है कि वो सिर्फ ये देखने गया था कि महेंद्र सच में जा रहा है या नहीं। उसे लगा शायद महेंद्र ने प्लान बदल दिया हो। ये वजह थोड़ी अजीब नहीं है? लगती तो है। फिर वो कहता है कि वो महेंद्र से कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। अमित पूछता है, क्या कहना चाहता था? हाँ, क्या? ललित का जवाब आता है, यही कि मैं नेहा से प्यार करने लगा हूं। ओह, ये कबूलनामा स्टेशन पर होना और उसके पीछे का इरादा ये कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है ना? क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या कोई सिर्फ ये देखने स्टेशन जाएगा कि दोस्त जा रहा है या नहीं, खासकर जब हालात इतने तनावपूर्ण हो? मुश्किल है मानना। और प्यार का इजहार करने की बात, क्या ये सच है या अपनी मौजूदगी को एक कम खतरनाक वजह देने की कोशिश? ये कबूलनामा उसे शक के दायरे से बाहर निकालने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। हाँ, इंटेंशन साबित करना तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। अमित के लिए तो खैर ये कबूलनामा ही काफी है। उसे लगता है ललित ने दोस्ती का, भरोसे का खून किया है। उसके मन में नफरत और गुस्सा भर जाता है। लेकिन कानून के लिए ये काफी नहीं है। कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि महेंद्र की मौत हादसे के अलावा कुछ और थी, या इसमें ललित या नेहा का कोई हाथ था। तो केस बंद। हाँ, और इस तरह कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। 7वां अध्याय आधिकारिक तौर पर
केस बंद हो जाता है। महेंद्र की मौत एक दुखद रेल हादसा मान ली जाती है। लेकिन क्या सच में? यही सवाल है, क्या सच में ऐसा ही था? ऑफिशियल अंत और किरदारों के मन का अंत अक्सर अलग अलग होते हैं। कानून सबूत पर चलता है, इंसान भावनाओं और शक पर। बिल्कुल। कहानी के आखिरी सीन में कई साल बीत चुके हैं। अमित उसी स्टेशन पर खड़ा है जहां उसने महेंद्र को आखिरी बार देखा था। उसके हाथ में महेंद्र की एक पुरानी तस्वीर है। वो शायद आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। यकीनन। वो मन ही मन सोचता है, दोस्ती, प्यार, भरोसा, सब कुछ उस रात यहीं इन पटरियों के साथ ही कहीं बिखर गया। और तभी कहानी एक आखिरी सिहरन पैदा करती है। कैसे? अमित के पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरती है। परछाई? फिर से? हाँ, एक जानी पहचानी सी परछाई, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले उस रात सीसीटीवी फुटेज में धुंधली सी दिखी थी। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कोई जवाब नहीं, बस एक और सवाल, एक स्थायी परछाई। वाह, ये अंत ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये समाधान नहीं देता, ये अनिश्चितता को स्थायी बना देता है। हाँ। वो आखिरी परछाई क्या थी? क्या वो सचमुच ललित था, इतने सालों बाद भी वहीं, या कोई और? या फिर, और ये ज्यादा डरावना है, क्या वो परछाई अब अमित के मन का हिस्सा बन चुकी है? मतलब उसके कभी न खत्म होने वाले शक का प्रतीक, उसके अधूरे सच का प्रतीक। ये दिखाता है कि कैसे कुछ ट्रेजेडीज, कुछ अनसुलझे रहस्य हमारे मन पर एक परमानेंट निशान छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर कि क्या हर कहानी का अंत जानना जरूरी है? क्या जिंदगी हमेशा हमें साफ साफ जवाब देती है? शायद नहीं। शायद कुछ सवाल हमेशा बने रहते हैं, कुछ परछाइयां हमेशा हमारा पीछा करती हैं, और शायद यही अधूरापन हमें सच्चाई की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा सिखाता है। तो ये थी आखिरी सफर की परछाइयों के कुछ हिस्सों पर हमारी ये बातचीत। एक कहानी जो प्यार की नाजुक डोर, शक के गहरे जहर, एक अचानक आई मौत और पीछे रह गई अनिश्चितता की कहानी कहती है। इन हिस्सों ने हमें दिखाया कि रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और अनकहे शब्द, अधूरे सच कितने भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें आखिर में एक विचार के साथ छोड़ जाती है। जब विश्वास की नींव हिल जाती है और सच्चाई कई पर्दों के पीछे छिप जाती है, तो इंसान किस चीज के सहारे आगे बढ़ता है? हाँ। क्या वो शक के साथ जीना सीख लेता है, या एक ऐसी सच्चाई घड़ लेता है जो उसे जीने का सहारा दे? शायद अधूरी कहानियां हमें बंद दरवाजों के पीछे झांकने का मौका देती हैं, उन सच्चाइयों को महसूस करने का जो पूरी तरह कभी सामने नहीं आती।